में आए हुए फिरोजपुर हल्का के आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पूर्व जितने भी साथी बोलने वाले थे, उन्होंने आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, जब से इस प्रदेश में देश में बीजेपी की सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हमें किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ा, इन सब बातों पे खुल करके सब साथियों ने चर्चा करी। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, मैंने पिछले साल 24 फरवरी से मेवात जिला के सिंगार गांव से यात्रा शुरू करी थी और उस यात्रा का नाम भी परिवर्तन यात्रा रखा गया था। तो यात्रा मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि देश में प्रदेश में मौजूदा जो सरकार है, इस सरकार ने धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे इस देश को बांटने की कोशिश की। जो वायदे इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री लोगों के बीच में करके आए थे, मोदी जी कहते थे कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद 2 करोड़ पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी और रोजगार दूंगा। मोदी ने वायदा किया था कि कांग्रेस के लोगों ने जो काला धन इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया, मैं उस पैसे को वापस लेकर के आऊंगा और हर गरीब आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराने का काम करूंगा। मोदी ने वायदा ये किया था कि महंगाई कम कर दूंगा और उसके साथ साथ मोदी ने ये भी कहा था कि जहां ये सारी सुविधाएं देश के लोगों को दूंगा, वही देश को आगे बढ़ाने के लिए देश की सीमाओं को और ज्यादा मजबूत करने का काम करूंगा। लेकिन हैरानी की बात है, देश में भाजपा की सरकार बनने के बाद जो वायदे किए थे उनमें से भी वायदा पूरा नहीं हुआ। ना किसी को नौकरी मिली, ना किसी को रोजगार मिला, ना किसी के खाते में 15 लाख आए। लोग आज परेशान हो गए। कैसे लोगों का ध्यान बांटा जाए, इसके लिए कभी राम मंदिर के नाम का सहारा लिया गया, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर लोगों को लड़ाने की प्रयास किए गए। दूर जाने की जरूरत नहीं। इस मेवात के अंदर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने पिछले दिनों इस किस्म के हालात पैदा करने के प्रयास किए थे कि हमारा आपसी भाईचारा खत्म हो जाए। मैंने जो परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, वो इसलिए शुरू करी थी साथियों, इस प्रदेश में महंगाई बढ़ रही थी, पढ़े लिखे नौजवान के साथ विश्वासघात हो रहा था, उसे रोजगार नहीं मिल रहा था। जहां महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, वहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया। उसके साथ साथ नशा बढ़ा, अपराध बढ़े और उसके साथ साथ किसान को, मजदूर को, कमेरे वर्ग के लोगों को कमजोर करने की योजनाएं बनाई गई। कहा तो यह गया था किसान को कि हमारी सरकार बनने के बाद तेरी फसल के दाम 2022 में दोगुना कर देंगे। फसल के दाम दोगुना करने की बजाय 3 काले कानून बना दिए थे और ऐसे काले कानून थे 13 महीने तक किसानों को अपना घर, परिवार, खेत, बच्चे सब छोड़ करके इस सरकार के खिलाफ
आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा था। मैं भी रोजाना लोगों से मिलता था। मुझे ऐसे ऐसे बुजुर्ग मिले जिन्होंने लगातार 13 महीने से अपने परिवार के किसी सदस्य से मिलने की बजाय आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। एक वक्त ऐसा आया, एक दौर ऐसा आया जब मैं अपने हजारों साथियों के साथ टीकरी के बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन और मजबूत हो, किसानों का हौसला और ज्यादा बढ़े, जब मैं उनको समर्थन देने गया तो वहां जो किसान नेता बैठे थे उन नेताओं ने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा। मुझे कहने लगे कि हमें खुशी है कि आप हमारा समर्थन करने आए हो, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं आज चौधरी देवीलाल अगर जिंदा होते तो इस आंदोलन की रूपरेखा अलग तरह की होती। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी मंशा को समझता हूं। मैंने उसी वक्त प्रेस के लोगों को बुला करके कहा कि 26 जनवरी तक या तो किसानों की मांगों को मान लिया जाएगा, अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो 27 जनवरी को इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में जाकर किसान आंदोलन को और मजबूत करने का काम करूंगा। तो सरकार की तरफ से षड्यंत्र रचा गया। जो किसान ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे थे, शाम होते होते कैसे उस यात्रा को बदनाम किया जाए, कैसे आंदोलन तोड़ा जाए, सरकार की तरफ से टेलीविजन के ऊपर खबर चला दी गई कि आज की यात्रा में खालिस्तानी आए हुए थे, आज की यात्रा में आतंकवादी थे जिन्होंने लाल किले पे जाकर के तिरंगे का अपमान करने का काम किया। इस तरह की अफवाह फैला करके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास हो रहा था। और जब ये खबर चली तो मेरे पास बहुत से साथियों के फोन आए। कुछ कांग्रेस के साथी थे, कुछ अपनी खुद की पार्टी के लोग थे, कुछ सत्ता से जुड़े हुए लोग भी थे, जो मुझे टेलीफोन करके कह रहे थे कि अब तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, अब आपके इस्तीफे का कोई मायना नहीं बचेगा, अब आपको पुनर्विचार करना चाहिए। मैंने उन लोगों से कहा कि अगर आप किसान के हितैषी हैं, आप चाहते हैं 3 काले कानून खत्म हो, अगर आप चाहते हो कि किसान को एमएसपी की गारंटी मिले, तो फिर आप लोगों को मुझे इस तरह की राय देने की बजाय मेरे साथ चल करके इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी हिम्मत नहीं हुई। मैंने जो वायदा किया था, अपने वायदे को पूरा करते हुए 27 तारीख को जाकर के इस्तीफा देकर के टीकरी के बॉर्डर पे आकर के बैठ गया था। जहां साथियों किसान को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचे, वही आज इस किस्म के हालात प्रदेश में है कि हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हैं। किसान भी, मजदूर भी, व्यापारी भी, कर्मचारी भी, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान बच्चे भी, माताएं बहनें भी, सब सरकार को बदलना चाहती है। फिरोजपुर झिरका के लोग बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते? जहां इनसे छुटकारा चाहते हो, जहां इनको बदलना चाहते हो, वहां साथियों आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के लोग भी सत्ता के साथ मिले हुए हैं। ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है। जब आपके यहाँ पे धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, कोई एक भी कांग्रेस के नेता ने ना विधानसभा में आपकी बात करी और ना जब आपके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, गोलियां चलाई जा रही थी, जब आपको मुकदमों में, झूठे मुकदमों में फंसा करके आपके नौजवान बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा था, किसी एक भी कांग्रेसी ने अखबार के माध्यम से भी ये नहीं कहा कि आप जुल्म हो रहा है। अगर आपकी आवाज को, आपकी बात को किसी ने विधानसभा में उठाया या आपके बीच में आकर के आपकी लड़ाई को किसी ने लड़ने का काम किया, तो
केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं और साथ चले किया। हमने जो परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी उसका मकसद केवल एक था कि लोगों के साथ न्याय हो, लोगों के साथ आज जिस किस्म की दुर्भावना के साथ सरकार काम कर रही है। मैं उस यात्रा के दौरान मेवात के अंदर 10 दिन तक लगातार घूमता रहा, गांव दर गांव गया, एक एक दिन में 10-10 गांव में पैदल जाता था, 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करता था। गांव के लोगों के साथ किस किस्म के हालात इस सरकार ने बना रखे हैं उनको नजदीक से जानने का काम किया। मैंने उस यात्रा में देखा हर गांव का बुजुर्ग एक ही शिकायत सरकार के खिलाफ कर रहा था, हमारी बुढ़ापा पेंशन काट दी। हर गरीब आदमी मुझे कह रहा था मेरा पीड़ा कार्ड काट दिया। जब मैं गांव के लोगों से मिलकर के पूछ रहा था बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो आगे से जवाब आता था स्कूलों में मास्टर नहीं है, ताले लगे हुए स्कूल बंद पड़े हैं। मैंने जब गांव में पूछा कि इलाज के लिए बीमार हो जाए कहां लेकर के जाते हो, तो कहते हैं एमएसपी, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में जो कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए गए थे, जो कोई डिस्पेंसरियां बनाई गई थी, आज डॉक्टरों के अभाव की वजह से हमें घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए तो उसको मुंह लेकर के जाना पड़ता है, परेशानी आती है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 80% से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। खेतों के लिए मेरे सामने मेवात के लोगों ने शिकायत करी कि खेत का पानी जिस नहर का हमारे आता है, जिस नाले रजबाई की वजह से मिलता है, बंद पड़ा है। मैंने पूछा कितने दिन से बंद है, कहने लगे 50 दिन से ज्यादा समय हो गया। मैंने अधिकारियों को फोन करके कहा कि सरकार की तरफ से आदेश है या तुम मनमर्जी कर रहे हो। मैंने कहा मैं मेवात में हूं, मेरे रहते रहते रजबाई में पानी आना चाहिए, पानी नहीं आया तो अपनी यात्रा छोड़ करके आपके दफ्तर में आ जाऊंगा। मेरी मौजूदगी में पानी छोड़ना पड़ा। मैंने इस किस्म के हालात देखे कि सड़क नाम की चीज नहीं है। जहां ये सारी चीजों की दिक्कत और कठिनाई थी, वहां बिजली के बिलों को लेकर के लोग बहुत परेशान थे।